नमस्कार, आदाब। बोलना भारत में आप सभी का स्वागत है। 4 सवाल आज करेंगे, 4 मुद्दों पे बात होगी, उन्हीं के सवाल का जवाब आपसे लेंगे। हमारे साथ है एसएम अशरफ साहब, जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशरफ साहब, बहुत ज़्यादा कहीं और की भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय भी इतना ज़्यादा कीमती माना जा रहा है। आज का जो माहौल है, जो हालात हैं देश के, उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत है इस बात की कि वक़्त ज़ाया ना किया जाए। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर जो मतलब 28 जुलाई 2025 को एक एक बयान दिया था, और उसके बगल में तो गृह मंत्री जी बैठे हुए थे, मेजे थपथपा रहे थे, और पीछे पीयूष गोयल साहब और भी कई लोग थे जो हंसी ठहाका भी लगा रहे थे। उनसे पूछा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने जवान शहीद हुए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कोई नहीं शहीद हुआ। जबकि अब सच्चाई सामने आई है, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से भी ये जारी हुआ बयान कि नहीं, छह जवान शहीद हुए, जबकि 10 जवान शहीद होने की बात हुई। हम जानना चाहेंगे कि राजनाथ सिंह ने जो संसद में कहा है, वो सरासर झूठ है या उसके पीछे कोई और भी कहानी है? नहीं, मेरे ख्याल से मैं तफसीली डिबेट आपके साथ कर चुका हूँ जी। और शुरू से मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि राजनाथ सिंह ने टोटल गलत बयानी इस मुद्दे को लेके किया था। साफ तरीके से उन्होंने इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई है। जबकि उसी के बाद जो है उन्हीं के जो है सीडीएस ने इस बात को एडमिट किया कि हाँ, कुछ ना कुछ नुकसान हमारा हुआ है। डिटेल उन्होंने नहीं बताई थी। अब चूंकि सभी के सामने ये बात आ चुकी है, अब कोई बात छिपी नहीं है। अब जाहिर सी बात है, नहीं छिपी है, राजनाथ सिंह आज भी उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी रीजन से उन्होंने उस टाइम एडमिट नहीं किया था, तो उसूल की बात ये थी कि जब आज मंजरे आम पे कोई बात आ चुकी है, तो अब उसको एडमिट कर लेने में ही उनका बड़कपन साबित होगा। उनको एडमिट कर लेना चाहिए कि हमने इस रीजन से नहीं बताया था कि माहौल देश का नहीं खराब हो, या हमने इसलिए नहीं बताया कि मतलब हमारी जो डिफेंस है, हमारी सेनाएं जो है अपने को कमजोर ना महसूस करें। भाई, तो ऑपरेशन सिंदूर नसीब आपका 3 दिन चला, उसके बाद खत्म हो गया, तो बाद में बताने में क्या दिक्कत थी आपको? और नहीं बताया था, और आज अगर ये बात ओपन हो चुकी है तो कायदे के साथ तो उनको जिम्मेदारी लेते हुए खुद अपने पद से अलग हो जाना चाहिए कि साहब ठीक है, किसी भी वजह से हम आपको नहीं उस टाइम ब्रीफ कर सके, हम जनता को भरोसे में नहीं ले सके, हमने नहीं बताया कि हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं, इसलिए हम उसके जो है वो क्विट करते हैं। वो आपके अंदर कैलिबर है ही नहीं, बल्कि आप ही का बयान है कि हमारी पार्टी में इस्तीफा नहीं होता। हालांकि ये बड़ा अजब सा बयान है। फिर क्यों नहीं आपकी पार्टी में इस्तीफा होगा? अगर आप ऐसी कोई हरकत करेंगे जहां इस्तीफा देना जरूरी है, आपको एक्सपेल करना है, एक्सपेल तो मोदी जी करेंगे नहीं, तो कम से कम रिजाइन देके बड़े बन जाइए आप। तो वो तो नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में विशेषाधिकार अनन आ रहा है। लेकिन आप देखिए, हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं जी। ये भी, इनका जो रोल रहा है पिछले पार्लियामेंट में, जब से इनको हम देख रहे हैं सुमित्रा महाजन जी के बाद, इन्होंने वही लाइन पकड़ी है जो सरकार और पार्टी की लाइन होती है। कभी ऐसा नहीं लगा कि एज ए निष्पक्ष, एज ए स्पीकर ये कोई काम कर रहे हैं। इनकी टोका टाकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग इनसे विपक्ष के परेशान रहते हैं कि साहब आपने तो जो है वो इतना ज्यादा आप डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, इतना ज्यादा आप हमारे बीच में हमको रोक रहे हैं, जबकि यही सत्ताधारी कोई पार्टी होगी उसको पूरा मौका आप देते हैं। तो लोकसभा स्पीकर से इस बात की उम्मीद लगाना बिल्कुल बेमानी है कि हमारे अध्यक्ष महोदय ऐसा कुछ भी करेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि कायदे के साथ उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बहस करानी चाहिए, भले ही वो जो है विशेषाधिकार हनन जो है वो संसद के पटल पे गिर जाए। कम से कम जनता में एक मैसेज जाना चाहिए कि हाँ साहब, इनके खिलाफ हनन आया और इस प्रस्ताव पर लोगों ने वोटिंग किया। हाँ, मतलब आपका कहना है कि 223 का पावर इस्तेमाल कर लेंगे ओम बिरला? बिल्कुल करना चाहिए भाई। आप तब तो आपकी नीयत साफ होगी। अगर लोग कह रहे हैं इनके खिलाफ लाना चाहिए तो लाइए। जाहिर सी बात है, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सपोर्ट में ही जाएंगे और नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। लेकिन कम से कम आवाम को तो पता लगेगा ना कि ये बिल क्यों आया है और किस बात के। अब आप शुरू में इसको खारिज कर देंगे तो बचा क्या फिर आपका? उम्मीद वैसे मुझे ऐसे ही है बिरला साहब से कि वो यही करेंगे, वो कतई इसमें बहस नहीं कराएंगे। तो एक तरह से देखा जाए, अगर विशेषाधिकार हनन के बावजूद ये सरकार अपनी बेहयाई पे अडिग रहती है, तो कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान माना जाएगा। क्या फर्क क्या पड़ता है? सारी ठेकेदारी तो इनके पास है, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट ये देते हैं,
देशभक्ति का सर्टिफिकेट इनसे ले लीजिए, हिंदू बनने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट इनसे ले लीजिए, तो इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें तो लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो ये अभी अपने उस अहंकार में चल रहे हैं और तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ का हिंदू जनमानस उसकी अक्सरियत नहीं सोचेगी कि ये पार्टी सिवा के हमें छल कर रही है और छल करके हमारे वोटों को लेकर सत्ता में आ रही है। हमारे आपके चाहने से क्या होगा, ये लोगों को सोचना पड़ेगा जो इतना भक्ति में लीन है कि उनको चीजें दिखलाई नहीं पड़ती कि क्या ये सरकार कर रही है सही और क्या गलत। जब तक आवाम यहाँ नहीं तय करेगी सही गलत का फैसला, तब तक जाहिर सी बात है कि इनको पता है कि वे हम तो फिर वापस आए, तमाम हथियार इनके पास है। आखिर में कोई ऐसी बात बॉल डाल देंगे, उसी में आप उलझ के रह जाइएगा। नेशनल मीडिया इनका पूरा साथ देगा, इनके हिसाब से वो एजेंडे सेट करेगा, इनके हिसाब से वो वैसे कराएगा। आप जैसे लोग अपनी आवाज उठाते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। तमाम लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं जो जिनको लगता है सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने आदमी पैदा कर दिया आज के डेट में सोशल मीडिया। अशरफ साहब, जवाबदेही का रास्ता, उससे बचने का रास्ता खुद रूल बुक में है, तो फिर इसका मतलब कि सवाल पूछना बेमानी है। यही हो ही रहा है मेरे भाई। आप सोचिए, चीन नरवाने साहब ने अपनी किताब में ये लिखा था कि चीन के जो है काफी अंदर तक डोकलाम में आ गया और वो लगातार फोन करके चाहे रहे थे उस पर लाइन ऑफ एक्शन जानना, लेकिन सरकार ने इतना डिले किया, घंटों के बाद कहा कि जो आपको अच्छा लगे आप करिए। तो कहने का मतलब ये है कि जवाबदेही वगैरह सारी होती है, लेकिन सरकार को लगता है कि जो हम कर रहे हैं बस वही ठीक है, तो आप उसमें क्या करिएगा, उसमें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अगर ये सरकार वाकई ये तय कर ले, बहुत पावर है सरकार के पास ना, सरकार वाकई तय कर ले तो जाहिर सी बात है कि फिर ये चीज आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी यही विडंबना है कि इनको लगता है कि हमें सत्ता में कैसे बना रहना है और सत्ता में बने रहने के लिए जो कुछ भी तरीकेकार इनके पास है इनको मौजूद है। इतना बड़ा मुद्दा देखिए राम मंदिर का चल रहा है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। एक भी बयान आपको पता आया हमारे प्राइम मिनिस्टर का? हाँ, इस पे अरशद भाई एक बात बताइए, क्या मतलब राम मंदिर मुद्दा वाला जो मामला चल रहा था, इतना गरमाया हुआ था देश विदेश में, क्या इस मुद्दे को कुंद करने के लिए एक जानबूझ के एक ऑपरेशन सिंदूर जैसा मुद्दा उछाला गया, या फिर इस ऑपरेशन सिंदूर वाले मुद्दे की आड़ में कोई ऐसा तो नहीं कि आने वाले सत्र, लोकसभा सत्र में डिलिमिटेशन वाला बिल तो नहीं पास कराने की मुहिम चल रही है? देखिए, इनकी पूरी कोशिश है कि डिलिमिटेशन का पास हो, इसीलिए हर कीमत पे ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से इनका संख्या बल इनके हिसाब से हो जाए। लेकिन अब यही देखना है कि समाजवादी पार्टी के पास कितना रेजिस्टेंस है, कितना अखिलेश यादव को अपने लोगों पे भरोसा है और उनके लोगों का कितना अखिलेश जी पे भरोसा है, जो किसी भी वजह से उनका साथ छोड़ के नहीं जाते। क्योंकि अब तो इस देश में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं लगती। जिस अंदाज से टीएमसी जैसी पार्टी ध्वस्त हुई, चुनाव के पहले वो नेता जिनकी जबान नहीं थकती थी बीजेपी को उल्टा सीधा कहते हुए, आज वो सारे के सारे गुणगान कर रहे हैं। उन्हीं में से लोग कहते हैं शुभेंद्र अधिकारी से बेहतर कोई आदमी नहीं है। महुआ मित्रा जैसी लीडर कह रही है कि मेरे चुनाव में आए थे जब कोई नहीं आया था। तो ये सब क्या है? ये सब वो साइन है कि लोगों की तेजी के साथ आस्था बदलती है। अगर समाजवादी पार्टी में भी ऐसा हो गया तो फिर इनको 360-62 लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, जबकि इनको जरूरत तो सिर्फ 352 की है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब सारे जो सारा लबो लबाब है वो ये जो अभी दिख रहा है कि ऐसा तो नहीं इस हंगामे के बीच में ये अगला बिल जो डिलिमिटेशन का है वो ऐसा तो नहीं कि सारा खेल उसी के लिए चल रहा है, क्योंकि वो हो जाने के बाद ये बहुत कुछ साध लेंगे। नहीं, ये इसी सूरत में होगा जब इनको डीएमके से पूरा एश्योरेंस मिल जाएगा या समाजवादी पार्टी में स्टैंड लगा देंगे। क्योंकि इन्हें पता है एक बार गिर चुका है बिल, 292 था, अभी जाने के बाद 312-15 हो गए हैं जो आपने शिवसेना के इनके उनके ले लिए, तो अभी भी संख्या इनके पास पूरी नहीं है। उस संख्या को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कोई चीज अगर होगी तो आपके सामने आ जाएगी, छुपेगी भी नहीं। और वो पहले टारगेट पे है समाजवादी, दूसरे इनके निशाने पे है कि डीएमके कम से कम उनको तोड़ तो पाएंगे नहीं, चूंकि उनके स्टेट में बीजेपी है नहीं, तो वो कम से कम उनके साथ दे दें या एब्सकॉन्ड कर दें, हाउस को छोड़ दें लोग, ताकि संख्या इनकी नीचे आ जाए और ज्यादा मैनेजमेंट इनको ना करना पड़े। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इतना तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी लोग जो जीत के आए हैं वो विचारधारा के साथ साथ उनका कुछ जाति कॉम्बिनेशन ऐसा रहा है
कि आगे भी उनको लगता होगा कि शायद उनकी जीत जो है वो बीजेपी के साथ ही सुनिश्चित होगी, लेकिन अगर उससे वो बाहर निकल गए तो कोई भरोसा नहीं कि ये पार्टी जो है टूट जाए और संसद में इनको कोई दुश्वारी नहीं पेश होगी बिल को पास कराने। अब सवाल ये है कि जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की ही बातों पे भरोसा नहीं है तो फिर किस पे भरोसा किया जाए? तो काहे भरोसा कर रहे हैं आप? कौन सी बात पे भरोसा आपको करना चाहिए? 2014 से पहले आप सारे भाषण हमारे प्रधानमंत्री के उठा के देख लीजिए। कहते थे कि डॉलर की पोजीशन ये हो गई है कि जितना हमारे प्राइम मिनिस्टर की उम्र है उतने रुपये पर डॉलर है। क्या एक बार भी कभी डॉलर को लेकर बयान देते हैं कि ऐसा क्यों हो गया उनकी सरकार में आने के बाद? गैस सिलेंडर की बात आती थी, पूरा प्रदर्शन दिल्ली में इनकी मंत्री कर रही थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठे थे। इसी तरह से जो है डिलिमिटेशन का जो बात थी आज से इनके दिमाग में नहीं, बहुत पहले से। तो जितनी बातें, जितना कुछ जीएसटी का मसला रहा हो, बिल्कुल खिलाफ थी इसके, एफडीआई का मसला रहा हो, मोदी जी सब खिलाफ थे, एफडीआई लाए कि नहीं लाए? तो हर वो काम इन्होंने किया है, हर वो काम इन्होंने किया जो इनको, जिसको क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस के जमाने में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आज ये वही सब कर रहे हैं। एक जबान में नहीं बोल रहे हैं महंगाई कहां पहुंच गई, डॉलर कहां पहुंच गया, नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, इनके ये क्यों बोले जब हमें फर्क नहीं पड़ रहा है? हमारे में से ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं 500 रुपए लीटर मिलेगा तो हम लेंगे, लेकिन हमको अपनी हिंदुत्ववादी सरकार चाहिए। तो जब तक ये सरकार चाहिए उनको, तब तक हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अशरफ साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संसद के अंदर जो गलत बयानी की गई, उसमें क्या गृह मंत्री अमित शाह अब अपने आप को खुद कुछ असहज महसूस कर रहे हैं? साहब, ये लोग, इनके बयान चला दीजिए तो असहज महसूस नहीं करते। अपोजिशन को तो अब ये करना चाहिए कि सब जब रैली में जाएं अपने खुद कम बोलें, पहले इनकी भाषण की पुरानी क्लिप चला दें। इनके लोग यही करते हैं, स्टूडियो में लेके बैठे रहेंगे पुराना बयान कि राजीव गांधी ने कहा था कि 25% जो है जाता है और 75 लोग खा जाते हैं, ये आज भी उसको चला रहे हैं। ये तो अपोजिशन को सोचना चाहिए कि आपके पास क्या ऐसी क्लिपें नहीं है? डिबेट में खुद कम बोलिए, वो ज्यादा सुनाइए लोगों को, फिर समझ में आएगा कि इसके पहले मोदी जी क्या बोले थे और शाह साहब क्या बोले थे। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है अशरफ साहब, आपने सारे सवाल का जवाब दिया, बड़े बेबाकी से दिया, और आपके वजह से बहुत सी चीजें हम लोगों को भी पता चली। अब सब मिला के ये है कि नकली राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आज जब यहाँ इस हद तक गिर गई है कि अब शहीदों पे राजनीति कर रही है, और जवान जो शहीद हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उस पे भी राजनीति कर रही है, और ये स्तर कहां तक अभी और जाएगा ये देखना बाकी है। फिर किसी मुद्दे पे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।